तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से जो है हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम वैज्ञानिक परिचय जो अध्याय है उसका हम अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत कर रहे हैं और उसकी जो है एक हम यूनिट कर चुके हैं जो मुख्य वैज्ञानिक के नाम से थी। और आज जो है हम दूसरी यूनिट कर रहे हैं, सामान्य वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और उसका एक जो है एक पार्ट हम बना चुके हैं और उसके जो शेष उपकरण यहाँ पर रह गए हैं, आज जो है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो हमने यानी इसकी जो पिछली वीडियो चाहे वो मुख्य वैज्ञानिकों की रही हो या फिर जो मुख्य इससे पहले जो हम वैज्ञानिक उपकरण पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लें ताकि जो है उसको जो ये वाली कड़ी है उसको समझ में आसानी से आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे रडार की। रडार यानी कि अगर हम इसकी फुल फॉर्म फिर देखें तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग इसकी जो फुल फॉर्म होती है, और कभी कभी जो है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो इसको जो है देखिएगा 1930 में जो है स्कॉटलैंड के रॉबर्ट वाटसन द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है, तो इसमें रेडियो, यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है रेडियो तरंगे इस्तेमाल की गई हैं। है ना। और इसमें जो सिद्धांत अगर हम बात करते हैं, सिद्धांत जो है इसमें ध्वनि परावर्तन सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसका जो उपयोग किया जाता है ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसा कि मान के चलिए अगर कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज जो पृथ्वी पर पड़ी हुई है, अगर हम उसकी दूरी पता लगाना है तो उसमें क्या करेंगे, इसके माध्यम से जो है हम इसकी किरणें भेजते हैं और उसकी किरणें भेजने के बाद में उससे जो परावर्तित होकर यानी लौट कर आती है, उसकी जो कितनी दूरी तय की गई है उस आधार पर जो है उसके आधार पर पता लगाते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं उसको। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है उसका ध्वनि परावर्तन सिद्धांत जो है कार्य करता है। और इसमें जो है रेडियो वेव जो है इस्तेमाल की जाती है। और शुद्धता की अगर हम बात करते हैं, देखिए शुद्धता हम यहाँ पर दो की कर रहे हैं, तो तुलना जो कर रहे हैं शुद्धता के हिसाब से दो की कर रहे हैं। एक तो हम सोनार की कर रहे हैं और दूसरी जो है रडार। क्योंकि सोनार भी एक ऐसी चीज है जो है एक बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो समुद्र या पानी के अंदर जो है हम उसको खोजते हैं, है ना। तो उसके जो खोजने की जो प्रक्रिया है उसमें जो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर हम तुलना कर रहे हैं। तो अगर हम सोनार की और रडार की तुलना करें तो जो उसकी मतलब अगर हम बात करते हैं उसकी शुद्धता यानी उसकी जो मतलब बेहतर तरीके से जो मापन किया जा सकता है वो सोनार से अच्छा किया जाएगा। यानी सोनार का जो है अच्छा होगा और रडार का अपेक्षाकृत शुद्धता कम होगी। तो ये बात यहाँ पर हम बता रहे हैं। अच्छा, इसमें इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे पानी से इतर पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर जो हम चीजें मान लीजिए कहीं चीज कहीं ढूंढनी होती है ना। कई चीज मान लीजिए ऐसी है कि पृथ्वी पर है या फिर वायु में है। तो अगर पृथ्वी और वायु की हम बात करते हैं जनरली, तो वहां पर जो है हम रेडियो जो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, रडार का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर देखिए सोनार की। सोनार की अगर हम बात करें तो सोनार में इसका फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया, रडार का फुल फॉर्म या सोनार का फुल फॉर्म, ये फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करते देखिए यहाँ पर क्या है, साउंड वेव्स नेविगेशन एंड ड्रेंचिंग, है ना। साउंड वेव नेविगेशन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर हो गया एसओ साउंड से है, एनए और आर से रेंजिंग। तो ये है, तो साउंड वेव हमारी इसमें इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम बात करते हैं ये किसने बनाया, यानी यूएसए के लेविस निक्सन ने जो है 1906 में इसका आविष्कार किया था। और ये भी जो है वही सिद्धांत पर कार्य करता है जो रडार करती है। यानी कि ये ध्वनि परावर्तन का सिद्धांत होता है, उसी आधार पर ये भी काम करती है ना। यदि कोई चीज ध्वनि के परावर्तन का सिद्धांत मतलब होता है कि कोई ध्वनि जो है हम जब छोड़ते हैं, बात कर रहे हैं, तो वो या उसकी जो ध्वनि है वो कितनी देर में वापस लौट कर आ रही है, उसकी जो है मापन उसी आधार पर किया जाता है कि कोई वस्तु कितनी दूर रखी हुई है। तो उससे जो हम पता लगाते हैं, यानी इसमें ध्वनि परावर्तन सिद्धांत कार्य करता है। इसमें ध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती हैं, इसलिए जो है क्योंकि इसकी दो तरंग दैर्ध्य है रेडियो वेव, और इसमें अगर तुलना करें, क्योंकि यहाँ तुलना जो है वो वेव्स के आधार पर की जा रही है उसकी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर ध्वनि तरंगे इस्तेमाल की जाती है, इसलिए जो है इसकी शुद्धता जो है रडार की अपेक्षा बेहतर होती है ना। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, सामान्यतः पानी के अंदर होता है।
अब पानी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कुछ ऐसी बड़ी फंस गई या बड़ी नीचे डूब गई, या मान लीजिए जहाज डूब गया, या कुछ ऐसी मछली या कुछ ऐसा कोई भी चीज हो सकती है, तो उसका हम पता लगाते हैं कि वो कितनी गहराई में है। तो अगर हम उसका पता लगाते हैं कितनी गहराई में है, तो हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो है जो साउंड वेव है वहां पर उसको जो है छोड़ी जाती है, और वो जितनी देर में टकरा कर आती है उसी हिसाब से उसका मापन किया जाता है। ये सोनार का काम होता है ना। तो ये सोनार है। अब हम आगे देखेंगे। सोनार के बाद में देखिएगा, अब हम बात करेंगे लेजर। लेजर आपने देखा होगा, लेजर का इस्तेमाल कभी कभी आपने है ना, आम भाषा में हम देखते यूज भी होता है, बहुत सारी चीजें बच्चों में भी देखा होगा फील्ड। तो लेजर में क्या होता है, एक मेजर होता है। अब उसमें हम तुलना कर रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं और साथ ही साथ उसकी तुलना भी करेंगे। अच्छा, लेजर की फुल फॉर्म आ जाती है, तो फुल फॉर्म क्या है देखिएगा, लेजर मतलब लाइट, है ना, लेजर मतलब लाइट किरणें यहाँ पर है। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, लाइट का इस्तेमाल, लाइट जो वेव्स होती हैं उनका इस्तेमाल, लाइट वेव्स है ना, जो प्रकाश तरंगे, जो उनका इस्तेमाल है इसमें, किसमें, लेजर में। और यहाँ पर क्या है देखिए, मेजर में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल है, देखेंगे दोनों की तुलना करेंगे। अच्छा, लेजर में जो है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका क्या होता है देखिए, लेजर किरणें विशेषतः रूबी क्रिस्टल से उत्पन्न होती है। ये जनरली प्राकृतिक रूप से कैसे, अगर हम बात करते हैं रूप से नहीं पाई जाती, लेकिन इसको जो है रूबी क्रिस्टल से जो है इनको इस्तेमाल, मतलब इसका जो है उत्पन्न किया था, जेनरेट किया था इनको, है ना। और दूसरी बात क्या होती है, लेजर जो है इसका प्रयोग क्या होता है, लेजर का प्रयोग जो है आप देखेंगे कि कभी कभी आपने सुना भी होगा कि जो है वहां पर एक दूरबीन से उसका जो है क्या किया गया, उसका जो है ऑपरेशन किया गया, और पथरी जो है पित्त में या किडनी में या ऐसा कुछ होता है, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के निकाला जाता है। तो उसका इस्तेमाल क्या होता है देखिएगा, लेजर का प्रयोग जो है कैंसर हो, पथरी हो या टैटू, है ना, तो उनका जो है उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है ना। तो ये स्पेशल जो है वहां पर हम बात करते हैं। अच्छा, ये हुआ हमारा लेजर का काम। एक होता हमारा मेजर। अब मेजर की हम बात करेंगे, देखिए। अच्छा, मेजर में क्या होता है देखिए, मेजर में जो होता है वो माइक्रोवेव्स, इसके अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे लेजर में लाइट था, यहाँ मेजर में माइक्रोवेव्स है ना। तो माइक्रोवेव्स ऐसे वही एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, है ना, एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे लेजर में था वैसे मेजर में है, बस अंतर है, यहाँ एम की जगह वहां पर एल था, यानी वहां लाइट था, यहाँ माइक्रोवेव है ना। तो ये है मेजर किरणों का क्या होता है, मेजर किरणें वेव माइक्रोवेव युक्त होती हैं, यानी इसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है ना। मेजर जो उसका मेजर जो होता है हमारा, यानी मेजर तकनीक जो होती है उसका प्रयोग भी क्या होता है, लेजर की तरह ही होता है, लेजर की तरह ही होता है, यानी उसको लेजर के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं। यानी हम जो है वहां पर देखेंगे, जैसे हमने कैंसर में यूज किया, पथरी स्टोन जो हमारे हो जाती है उसमें, टैटू हटाने में, तो वैसे ही हम जो है माइक्रो जो हमारी होती है मेजर, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। तो ये बात होती है। अच्छा, हम फाउंटेन पेन की बात करेंगे। आप फाउंटेन पेन आ जाइए। अच्छा, फाउंटेन पेन देख लेते, इसके आविष्कारक हैं हमारे यूएसए के लेविस वाटरमैन। यानी जो फाउंटेन पेन है हमारा, तो किसने बनाया, यूएसए के लेविस वाटरमैन द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। और इसमें जो है जो फाउंटेन पेन होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, केशिकात्मक जो होता है हमारा, क्या होता है, कैपिलरीज का जो इस्तेमाल सिद्धांत होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी केशिकात्मक सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। तो ये फाउंटेन पेन की बात होगी। अच्छा, और देखते हैं, एक होता है हमारा सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा यानी सौर पैनल, आपने देखा होंगे पैनल लगे होते हैं ना घरों छतों पे, है ना, तो ऐसे करके होता है। उसमें क्या होता है देखिए, केपलर द्वारा इसका इस्तेमाल मतलब आविष्कार किया गया था। यानी सौर ऊर्जा जो हमारी है, क्योंकि सौर से आपने देखा ना, सौर मंडल में केपलर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने ग्रह से संबंधित सिद्धांत भी दिया, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो केपलर ने जो है सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया, और फोटोवोल्टिक सिद्धांत आधारित होता है ये, यानी जो हमारी सूर्य की किरणें आती हैं उनको इस्तेमाल जो है ऊर्जा बनाने में किस तरह से कर लिया जाए, तो ये जो है यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करता है, फोटोवोल्टिक सिद्धांत।
इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके माध्यम से जो है ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो यह होता है ना। तो ये है हमारा सौर ऊर्जा संयंत्र। अच्छा, अगली हम बात करेंगे, एक आता है हमारा अल्टीमीटर, है ना। अल्टीमीटर क्या होता है? देखिए अल्टीमीटर होता है हमारा जो हमारी हवाई जहाज या वायु ऐसा वायुयान उड़ता है या हेलीकॉप्टर उड़ता है, उनकी ऊंचाई को मापता है। क्या करता है? उड़ते विमान की ऊंचाई का मापन करता है अल्टीमीटर। और ध्वनि परावर्तन सिद्धांत, अब ये कैसे करेगा? इसमें भी एक ऐसा मतलब क्या होता है, ध्वनि वेव्स होती है, इसमें भी साउंड वेव से इस्तेमाल होता है। और ये ध्वनि जो है ध्वनि वेव छोड़ी जाती है, उस पर लगाई जाती है, हवाई जहाज उड़ते हवाई जहाज पे, और उसकी जो है कितनी देर में वो लोड कराए उसी हिसाब से जो है ध्वनि परावर्तन सिद्धांत उस पर कार्य करता है। ये अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हवाई जहाज उड़ रहा है और यहाँ से जो है हमारे पास में ये अल्टीमीटर है, और यहाँ से हमने जो है ये एक ध्वनि तरंगे जो इसमें इस्तेमाल की गई हैं, तो उसमें जो है छोड़ दी और ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर जो है वापिस आ जाती हैं, और उसी आधार पर जो है इसका हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई माप लेते हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, एक आता है हमारा एरोमीटर। अच्छा, एरोमीटर क्या होता है? देखिए वायु का भार एवं घनत्व मापता है। क्या करता है ये? वायु का भार मापेगा, यानी वायु में इतना, वायु में कितना भार है और कितना उसका घनत्व है, ये माप जो करता है वो एरोमीटर करता है। एरोमीटर, ये ध्यान रखिए। अल्टीमीटर क्या करता है? वायुयान की गति या जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, सॉरी गति नहीं, ऊंचाई, उसकी ऊंचाई को मापता है, या जो हवाई जहाज उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जो भी उड़ रहा है ऊपर में, तो उसकी जो ऊंचाई को मापेगा, है ना। और एरोमीटर क्या करेगा? एरोमीटर जो है वायु का भार मापेगा और उसके घनत्व को मापेगा, है ना। तो ये इस्तेमाल इसका किया जाता है एरोमीटर का। ये एरोमीटर है। अच्छा, आगे देखेंगे, एक होता है हमारा एनीमोमीटर, है ना। अगर हम एनीमोमीटर देखेंगे, एनीमोमीटर क्या काम करता है? देखिए वायु की गति एवं तीव्रता, यहाँ पर क्या बताया गया? वायु का भार एवं घनत्व। एक होता है वायु की गति एवं तीव्रता। वायु की गति बताएगा वो किस गति, किधर की ओर है, दिशा क्या है उसकी, है ना। वायु की गति क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, दिशा नहीं। वायु की गति और वायु की तीव्रता, यानी उसकी गति कितनी है और तीव्रता कितनी है, तो वो कौन मापता है? एनीमोमीटर। एक आता है विंडमेन। विंडमेन क्या करता है? वायु की दिशा को बताता है, वायु की दिशा को बताता है। कभी आपने देखा होगा ना, वायु की दिशा को नापने के मतलब जो है हम देखते हैं कि विंडमेन मिलाइए उसको, एनीमोमीटर, ऐसा करके बहुत सारे जो है क्या आ जाते हैं, मापक आ जाते हैं, है ना। और उनको जो है मिलाया जाता है कि इसका क्या माप, किसका क्या काम है, वायु की गति को मापना, तीव्रता को मापना, या वायु की दिशा को मापना, तो ऐसे मिलान करने के लिए आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं विंडमेन। तो विंडमेन क्या काम करेगा? वायु की दिशा का मापन करेगा, किस दिशा की ओर बह रही है, ये बताएगा गति क्या है इसकी, है ना। क्या 20 मीटर या ऐसा 50 मीटर पर सेकंड जो भी है, उसकी गति को मापेगा और उसकी तीव्रता को मापेगा। और विंडमेन क्या करेगा? उसकी दिशा को मापेगा, है ना। तो दोनों में अंतर होता है। अच्छा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक आता है आपका ऑडियोमीटर, है ना। अच्छा, ऑडियोमीटर देखिएगा, ऑडियोमीटर क्या होता है? एक होता है ऑडियोमीटर, एक होता है ऑडियोफोन। अंतर समझ लो आप, है ना। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की गति एवं तीव्रता, ध्वनि की गति एवं तीव्रता। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं उसकी गति बताएगा, कितनी गति है, उसकी तीव्रता बताएगा, इंटेंसिटी कितनी है उसकी, है ना। तो इंटेंसिटी और यह क्या बताएगा? उसकी स्पीड बताता है कौन? ऑडियोमीटर। लेकिन ऑडियोफोन होता है, ऑडियोफोन होता है जो हमारे जो मान के चलिए जो जिनको कम सुनाई देता है, तो वो कान में मशीन लगा लेते हैं, जिसको हम सुनने वाली मशीन आमतौर पर कहते हैं, तो वो कान में लगा ली जाती है। तो उसका क्या काम होता है? यह एक श्रवण सहायक यंत्र होता है, यानी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो उसको बढ़ा देती है। तो वो क्या हो, ऑडियोफोन अलग है और हमारा जो है ऑडियोमीटर अलग है, अंतर है दोनों में। तो ऑडियोफोन क्या है? वो एक मशीन है, ऐसी मशीन जिसमें जो है सुनने की क्षमता को बढ़ाती है। और ये क्या करता है? ये ऑडियोमीटर होता है जो हमारी इसकी गति, यानी जो हमारी ध्वनि है उसकी गति को मापन करेगा, गति की और तीव्रता का मापन करेगा। ये इस तरह से होता है। एक आता है हमारा डिक्टाफोन। अच्छा, डिक्टाफोन क्या होता है? देखिए ये ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। आप जैसे हम देखते हैं मोबाइल में भी होता है, या पहले हम टेप रिकॉर्डर देखते थे, वो ध्वनि को रिकॉर्ड कर लेता था। तो रिकॉर्ड करने का जो हम कहते हैं उसको डिक्टाफोन कहते हैं, है ना, डिक्टाफोन, है ना। तो ये होता है। अच्छा, एक होता हमारा फोनोग्राफ, है ना। एक होता हमारा फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या करेगा? ये दोनों काम करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा और फिर सुनाएगा भी आपको। ऐसे रिकॉर्ड भी आप पहले देखे होंगे आपने, टेप रिकॉर्डर आते थे उस टाइप के,
जो ध्वनि को पहले रिकॉर्ड कर लेते थे फिर सुना भी देते थे, तो वो होता है, तो हम कहते हैं उसको फोनोग्राफ। अच्छा, अब आता है हमारा मैकोमीटर। मैकोमीटर क्या करेगा, देखिए ध्वनि गति की अपेक्षा अन्य गतियों का मापन करता है। यानी ये किसी की गति जा रही है, मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है या कोई मिसाइल जा रही है, तो उसमें क्या करेगा, उसकी गति का मापन करेगा। और किससे मापन करेगा, किससे तुलना करेगा, ध्वनि के हिसाब से। यानी ध्वनि की जो गति होती है उसके हिसाब से तुलना करके बताएगा कि इसकी गति कितनी है, 1 मैक है, 2 मैक है, 3 मैक है। 1 मैक का मतलब होता है कि ध्वनि की गति के बराबर। अगर 2 मैक लिखा है तो उसका मतलब यह है कि जितनी गति से ध्वनि चलती है उसकी दोगुनी गति से ही चल रहा है। 3 का मतलब है तिगुने का मतलब होता है, 3 मैक का मतलब होता है तिगुनी गति, यानी जितने ध्वनि की गति है उससे तिगुना उसकी गति चल रही है। तो ऐसे करके मैक में जो मापता है उसको मैकोमीटर कहते हैं। अच्छा, एक आता है हमारा, देखिएगा ये है हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या काम करता है देखिए गैसीय दाब मापक है, यानी क्या है, गैसीय दाब मापक। गैसों का जो हमारा दाब होता है, उसका जो प्रेशर लगता है गैसों के द्वारा, उसको जो है गैसों के दाब को मापता है कौन, मैनोमीटर। मैनो M-A-N-O मैनोमीटर है ना, नैनोमीटर नहीं है, मैनोमीटर है ना, तो ये है। अच्छा, एक आता देखिए ऑन्डोमीटर। अच्छा देखो ऑन्डोमीटर क्या काम करेगा, ऑन्डोमीटर जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापक है। यानी विद्युत जो तरंगे होती हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी आवृत्ति का मापन करता है ऑन्डोमीटर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है। देखेंगे हम जब इसके जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, हम इसके आगे देखेंगे ना, तो ये है। अच्छा, आगे हम देखते हैं गायरोस्कोप। अच्छा, गायरोस्कोप क्या है, घूर्णन गति का मापन करता है। जैसे लट्टू नाच रहा है या जैसे कोई ऐसा मान चलिए कोई चीज ऐसी घूर्णन कर रही है तो उसकी गति को मापेगा। तो गति को कौन मापेगा, गायरोमीटर, गायरोस्कोप कहते हैं इसको। तो घूर्णन गति का मापन करता है ये। एक होता है हमारा ओडोमीटर। अब ओडोमीटर देखिएगा, ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी मापक यंत्र है। आपने जो है मोटरसाइकिल देखा होगा, मोटरसाइकिल या कार में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ, मतलब एक डिजिटल, आज से तो डिजिटल है लेकिन वैसे देख लेते हैं। ऐसा एक मशीन होती है और इस तरह से एक तो ये होता है ना, और एक बराबर में इस तरह से घूमता रहता है, नंबर नंबर नंबर। तो उसमें दो होता है, एक बताता है 10 20 30 40 50 ऐसा करके लिखा होता है ना, 60 70 80 90। ये क्या है, ये जैसे आप जैसे आप जो एक्सीलेटर उसको बढ़ा रहे हैं तो वो क्या बता रहा है आपका, ये जो मीटर है ये क्या बता रहा है आपका, स्पीड बता रहा है। स्पीड का मतलब ये होता है, ये इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। और ये क्या होता है, ये होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, कुल चली गई दूरी बताता है वो, यानी कितना दूर चली गई। तो जब हमारा किलोमीटर लिखा हुआ आता है ना, किलोमीटर ये कितने किलोमीटर हो गई है, तो उसका हम कहते हैं ओडोमीटर। तो हमारे जो बाइक में या कार में जो वाहन होते हैं उसमें जो 2 मीटर होते हैं, एक तो मीटर होता है जो स्पीड मापता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और जिसमें जो किलोमीटर वगैरह लिखा होता है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर है ना, अंतर होता है दोनों में। तो ये होता है, तो ओडोमीटर क्या होता है, वाहनों द्वारा चली गई कुल दूरी को मापता है अगर हम बात करें इसकी। और जो हमारा होता है वो स्पीडोमीटर, वो स्पीड को बताता है, ये होता है। अच्छा, अगला देखेंगे। अगर हम आगे देखते हैं, आगे आता हमारा एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, एक्सरे मशीन आपने जानते ही होगा, देखी भी ना हो सुना तो होगा। तो एक्सरे में क्या होता है, भाई कोई मरीज होता है, डॉक्टर बोलते हैं भाई इसका एक्सरे करा के लाइए। तो उसमें क्या होता है एक्सरे में, एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे किरणें, उसमें जो है उस मशीन में क्या होती है, एक्सरेज होती हैं, यानी एक्स किरणें होती हैं जिनका जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और उनको कैसे कैसे क्या होता है देखते हैं। इसमें एक्सरेज का यानी एक्सरे, उसमें एक्स किरणें प्रयुक्त होती हैं। और जो है मानव शरीर की अस्थि, मांसपेशियां और ऊतक का चित्रण किया जाता है। यानी या तो उसकी अस्थियां होंगी, है ना, ये मांसपेशियां हैं, ऐठन वैठन तो नहीं आ गई है, वो सब पता लगाता है। अस्थियां तो नहीं टूट गई, हड्डियां चटक तो नहीं गई हैं, वो पता लगाता है। ऊतक का चित्रण देखता है कि स्वेलिंग तो नहीं आ गई है कहीं। ऊतक का मतलब मांस, जो हमारी टिश्यूज वगैरह उसके जो बड़ा पार्ट होता है हम उसको ऊतक बोलते हैं, है ना, टिश्यू। तो वो देखेगा, तो उनका क्या करता है, वो उसको इमेज लेता है और इमेज लेने के बताता है कि ये है भाई, हाँ हड्डी टूटा भी है, यहाँ पर आपका सूजन आ गया है, यहाँ ऐसा हो गया है। तो वो क्या काम करता है, वो कौन सा काम करता है, वो एक्सरे प्रणाली होती है, यानी एक्सरे मशीन होती है, वो काम करता है क्षति या विकार को जांच करने में। यानी जो क्षति या विकार हो गया है, टूट गई है, क्षति लग गई है, क्षति हो गई है,
तो उनकी जो है जांच की जाती है इसके माध्यम से, एक्सरे मशीन के माध्यम से। अच्छा, एक एक्सरे होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है। एक्सरे में अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर है? देखो, एक्सरे में और अल्ट्रासाउंड में ये एक मेन तो अंतर यही हो गया, देख लो, यहाँ एक्सरे है यानी यहाँ एक्स किरणें युक्त होती हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ साउंड वेव है। साउंड वेव कौन सी? अल्ट्रा। कौन सी? अल्ट्रा यानी पराध्वनि। तो यहाँ पराध्वनि तरंगे इस्तेमाल है, यहाँ एक्सरे इस्तेमाल है। तो ये एक अंतर होता है। और देखेंगे और क्या अंतर होता है, देखिए इसमें मानवीय शरीर में हो रही गतिविधियों, वहां पर क्या था? मानवीय शरीर के अस्थि मांसपेशी ऊतक का चित्रण करता है। तो यहाँ पर क्या है? मानवीय शरीर में हो रही गतिविधियां। अब भाई हड्डी टूट गई, अब उसकी गतिविधि खत्म, स्वेलिंग खत्म। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, कुछ ऐसा दिन मतलब हर मिनट या मिनट दर मिनट, घंटा 2 घंटा, यानी बदलाव हो रहा है किसी ऐसी जो खास जगह है, शरीर का पार्ट है, तो उसकी जो गतिविधियां हैं उसमें मतलब एक विशेष अंतराल से क्या हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। तो उसका जो पता लगाना होता है वो हमारा होता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, है ना। तो उसमें हो रही गतिविधियों का क्या किया जाएगा? अल्ट्रासाउंड से किया जाएगा। तो मानवीय शरीर में हो रही गतिविधियों, जैसे कोई वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है या कमी हो रही है ना, शरीर के अंग में वृद्धि कमी का चित्रण, ये उसका चित्रण करता है। जैसे उक्त वृद्धि या ह्रास की जांच करने होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो क्या करती है? वो अल्ट्रासाउंड कराती है। उसमें क्या होता है? उसे बताता है कि हमने जो है 2 महीने पहले जो इसका देखा था, अभी जो है एवोल्यूशन हो चुका है, इसका जो एम्ब्रो है, भ्रूण है, उसका जो विकास हो चुका है, इतना हो चुका है, इतना हो चुका है। तो वो क्या हो रहा है? वो अल्ट्रासाउंड के हिसाब से मतलब माध्यम से होता है ना। उसमें वही देखिएगा, इसमें होता क्या है? ध्वनि परावर्तन सिद्धांत, इसमें वही है, अल्ट्रासाउंड है यानी ध्वनि तरंगे हैं, और इसमें ध्वनि परावर्तन का सिद्धांत लागू है। ये ध्वनि परिवर्तन उसको छोड़ जाएंगे, यानी ध्वनि की तरंगे उसमें इस्तेमाल की जाएंगी, उसी के माध्यम से उसका चित्रण किया जाएगा। तो वो जो है उसमें ध्वनि परावर्तन सिद्धांत जो है कार्य करता है ना। अच्छा, एक हम बात करेंगे यहाँ पर एमआरआई। एमआरआई देखिए, एमआरआई का अगर हम बात करते हैं, एक होता है एमआरआई, एक होता है सीटी स्कैन। जनरली हम देखते हैं ना 2 चीजें। तो एमआरआई को देखते हैं पहले। एमआरआई और सीटी स्कैन में यहाँ तुलना भी करेंगे। तो देखिए एमआरआई का फुल फॉर्म बहुत जगह कभी कभी आ जाता है, इसका क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस, है ना, इमेजिंग प्रणाली। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग प्रणाली होता है इसका नाम पूरा एमआरआई का, है ना। अब इसमें मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय। अब देखेंगे इसमें चुंबकीय रेडियो तरंगे, इसमें कौन सी तरंगे होती हैं? रेडियो तरंगे, यानी चुंबकीय रेडियो तरंगे इस्तेमाल की जाती है इसमें। और इसका जो है प्रयोग क्या होता है? देखिए, मानव शरीर के विशेष अंगों, ऐसा नहीं है जनरल अंगों में नहीं होता इसका इस्तेमाल, विशेष अंग, विशेष अंगों से जैसे मस्तिष्क है ना, फेफड़ा है ना, हार्ट है। तो ऐसा अगर मान के चलिए विशेष अंग होते हैं, तो खास तौर से अगर हम एमआरआई देखते हैं, तो खास तौर से हम देखते हैं तो एमआरआई जो हमारा सर होता है उसमें अगर चोट फीट लग जाती है तो उसके लिए हमारा एमआरआई कराया जाता है या सीटी स्कैन कराया जाता है। दोनों का उसमें अंतर देखेंगे। तो मानव शरीर के विशेष अंगों जैसे मस्तिष्क है, फेफड़ा है, उसकी जो है चित्रण किया जाता है। और क्षति या विकार, उसमें कोई क्षति या विकार आ गया है तो उसकी जो है जांच की जाती है एमआरआई के माध्यम से। अच्छा, यह सीटी स्कैन की अपेक्षा शुद्ध एवं सटीक परिणाम देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक कौन सी है? मैग्नेटिक रेडियो वेव है, मैग्नेटिक रेडियो वेव इस्तेमाल है। उसमें देखेंगे कौन सी है, अगर हम वहां बात करते हैं वहां है एक्सरे, इसमें एक्सरे प्रयुक्त होती है। तो एक्सरे में और जो रेडियो वेव है उसमें अंतर होता है। तो हमारी जो चुंबकीय रेडियो वेव्स होती हैं उसकी जो शुद्धता है उसकी अच्छी होती है, किससे, किसकी अपेक्षा? एक्सरे की अपेक्षा। तो दोनों में अंतर यह होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं शुद्धता की बात, सटीकता की बात अच्छी होती है एमआरआई सीटी स्कैन से। अच्छा, ये देखते हैं सीटी स्कैन। अच्छा, आ जाइए सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म आ जाता है, जैसे मैंने बताया एमआरआई का भी आ जाता है, कभी कभी जो सीटी स्कैन उसका भी याद रखना चाहिए, वो भी आ जाता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। इसका क्या मतलब होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने वहां पर देखी मैग्नेटिक रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर जो है एक्सरे का इस्तेमाल होता है। किसका? एक्सरे का। शेष वही काम होता है जो वहां पर हमने एमआरआई में किया, वही काम यहाँ पर होता है। बस अंतर यह होता है, यहाँ की जो शुद्धता है सीटी स्कैन की एमआरआई से कम होती है, बस इतना अंतर होता है, बाकी लगभग लगभग सेम ही होता है।
पहले जनरली क्या होता है, पहले लोग जो है सीटी स्कैन कराते डॉक्टर लोग कि पहले इसको करा लो, अगर जनरल चीज आ जाएगा, अगर ज्यादा उसमें क्या होता है शुद्धता और देखनी होती है उसमें गहराई से, और मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, तो वहां पर जो है उसका फिर क्या करेंगे हम, सीटी स्कैन की बजाय हम उसको क्या करते हैं, एमआरआई करा लेते हैं। तो ये होता है। अच्छा, एक होता है हमारा, देखिएगा नेक्स्ट आता है एंजियोग्राफी। अच्छा, एंजियोग्राफी देखेंगे तो एंजियोग्राफी में क्या होता है, इसमें भी एक्सरे किरणें होती हैं। यूज क्या होते हैं, इसमें भी एक्सरे किरणें होती है। कैसे? कंप्यूटर संयोजित कर एक्सरे प्रयुक्त होता है, यानी इसमें जो है कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर लगा दिया जाता है और उसमें क्या होता है, एंजियोग्राफी कराई जाती है। कैसे कराई जाती है, उसमें क्या होता है कि आपको जो है एक्सरे के माध्यम, एक्सरे जो उसमें छोड़ी जाती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर से उसको जो है कनेक्ट कर लिया जाता है, और उसी के माध्यम से जो है उसका चित्रण लिया जाता है ना। तो उसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। क्या काम आती है, जैसे हमारी जो है नसें हैं, अब ये नसें हैं, है ना, तो नसों में जो ब्लड बह रहा है, नसों में जो ब्लड बह रहा है उसकी जांच की जाती है इसमें। तो एंजियोग्राफी में क्या होता है, देखिए रुधिर वहनता संचालन, तो रक्त नलिकाओं की जांच की जाती है कि इसमें रुधिर अच्छे से बह रहा है या नहीं बह रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रणाली है इसके माध्यम से हमारी इसकी ये सब होता है, और इसमें प्रयुक्त धागेनुमा तार को कैथेड डाई कहते हैं। अब इसमें जो है तार जो होते हैं, इसमें प्रयुक्त जो तार होते हैं ना, वो हम जो तार लगाते हैं, क्या उसका क्या करते हैं, उसको हम कैथेड कहते हैं, यानी कैथेड जो धागेनुमा तार होता है उसको हम कैथेड या डाई कहते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें जो है उसको कनेक्ट कर दिया था कंप्यूटर से, और उसको जो है एक्सरे की जो एक्सरे किरणें होती है हमारी, जो एक्सरे किरणें होती है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है एंजियोग्राफी में, है ना। ये होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे, देखिए अब आता है हमारा ईसीजी। अच्छा, ईसीजी में देखेंगे, ईसीजी का हमारा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सिस्टम, जो हमारी प्रणाली होती है वो होता है ईसीजी। इसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, और सी का मतलब होता है कार्डियो, और जी से मतलब होता है ग्राफी। तो ऐसे करके इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है, देखिए कंप्यूटर संयोजित होती है ये भी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें इसमें यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें इस्तेमाल की जाती है ना। इसमें क्या होता है, हृदय की वैद्युत गतिविधि, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक गतिविधि होती है उसकी एक्टिविटी, यानी जो हृदय है उसकी किस तरह से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चल रही है, उसका जो है इमेज लिया जाता है किस पर, ईसीजी के माध्यम से, है ना। आपने देखा होगा जो हमारा जो इस तरह से रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में जो है ऐसा करके होता है, ऐसा करके ऊपर नीचे ऐसा करके होता नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे एक लाइन होती है, फिर नीचे भी होता है ऐसा करके ये सब। तो ये दिखाती है हमें ईसीजी। तो ईसीजी क्या बताएगी, हमारी कंप्यूटर संयोजित प्रणाली होती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें यूज होती हैं, और हृदय की वैद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक हमारी एक्टिविटी होती है उसको बताती है वो। और इसमें प्रयुक्त तारों को सेंसर या संवेदक कहते हैं, सेंसर कहते हैं उनको, और वो कहाँ क्या लगाते हैं हमारे बॉडी पे लगाए जाते हैं, पार्ट पे लगाते हैं, हेड पे लगाए जाते हैं, है ना, जो चिपका दिए जाते हैं, और उनको जो है कनेक्ट किया जाता है इससे कंप्यूटर से, तो उस आधार पर जो है इसको ईसीजी कराया जाता है। इसमें प्रयुक्त तारों को सेंसर या संवेदक कहते हैं, यानी सेंसर उनको कहते हैं। जैसे हमने देखा किसमें, अभी देखा था ना एंजियोग्राफी में, उसको कहते थे कैथेड या डाई, और इसमें हम कहते हैं इसको सेंसर, है ना। तो यहाँ पर होता है। अच्छा, इसमें क्या एक होता है हमारा इको। अब जो है जैसे ईसीजी और इको दोनों एक ही हार्ट के लिए है, दिल की अगर हम बात करते हैं, दिल की इलेक्ट्रो जो एक्टिविटी है उसकी जांच पड़ताल के लिए दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, ईसीजी और इको। ईईजी भी होता है, अच्छा देखेंगे ईसीजी और इको में क्या अंतर है। ये इको जो है उससे बेहतर होती है ईसीजी से। अगर हमने ईसीजी कराई और ईसीजी में जो है डॉक्टर को कुछ कमी नजर आती है कि यार इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, यानी इसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ कमी हो सकती है, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है भाई ईको करा के लाओ। इको और उससे बेहतर होती है ना। तो इको है वही उसी तरीके का है, लेकिन उससे अच्छी मानी जाती है इको, है ना। तो कभी कभी डॉक्टर हमें जो है ईसीजी के बजाय सीधा इको पे हमारी जांच करवाते हैं, है ना। तो ये होता है। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट, अब ईईजी। हमने ईसीजी देखा, अब हम देखेंगे ईईजी। अब ईईजी जो है ये हमारी सीटी स्कैन, एमआरआई, उसमें हम देखेंगे सीटी स्कैन किसके लिए था, मस्तिष्क, खासतौर से मस्तिष्क में जब चोट लग जाती है
सीटी स्कैन और एमआरआई। अब हम देखते हैं ईईजी। ईईजी भी इसी मस्तिष्क के, स्पेशली मस्तिष्क के लिए काम करती है। तो क्या होता है, देखिए कंप्यूटर संयोजित होता है और इसमें भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी किरणें? एक्सरे किरणें, है ना। और हमने जो है एमआरआई में कौन सी देखी थी? एमआरआई में देखी थी ना, मैग्नेटिक। और हमने सीटी स्कैन में कौन सी देखी? एक्सरे। ईईजी में हमारे कौन सी है? इसमें भी एक्सरे। अच्छा, इसमें क्या अंतर है? देखिए, मस्तिष्क की न्यूरॉन की वैद्युत गतिविधि, जो हमारे माइंड, जो ब्रेन होता है, उसमें हमारे क्या काम करता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं उसकी इलेक्ट्रो जो एक्टिविटी है, उसका जो गतिविधि है, उसका जो क्या कहता है, ये लेता है ईईजी, है ना। तो ये है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रयुक्त तारों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें तारों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हुआ। अच्छा, अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा एलिजा। एलिजा का देखिएगा फुल फॉर्म, अगर हम बात करते हैं, फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी इसकी, कभी देखेंगे, एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एजे, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ना। अब इसमें काम क्या आता है? देखिए किस काम में आती है। जैसे मान लीजिए टीबी है, टीबी की बीमारी या एड्स की बीमारी, या गर्भ में ऐसा कुछ पॉजिटिव चीज आ गई, मतलब अगर गर्भ है, गर्भ धारण हो गया किसी को, तो उसके पॉजिटिव है, और उसके सटीक स्पष्टीकरण, यानी अगर हमें लग रहा है टीबी की जांच कराई गई डॉक्टर साहब ने, या हमें जो है एड्स की जांच कराई, या हमारी जो है जो हमारा एम्ब्रॉय होता है, जो हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पॉजिटिव आया, तो हम उसको और सटीक बनाने के, और सटीक जो है उसकी जानकारी लेने के लिए जो है हम इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, एलिजा। तो हम कह सकते हैं कि टीबी हुआ, एड्स हुआ, या फिर हमारे जो गर्भ है उसकी और स्पष्टीकरण के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं एलिजा का। तो इसमें क्या होता है? फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एजे, है ना। इसका फुल फॉर्म होती है। इसमें जो है प्रकाशीय विधि प्रयुक्त होती है। कौन सी? प्रकाशीय विधि, यानी इसमें लाइट वेव्स इस्तेमाल की जाएंगी, है ना। अच्छा, आइए, इसमें जो है एंटीजन, एंटीबॉडी, प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स का परीक्षण किया जाता है। यानी इसमें जो टेस्टिंग होगी वो किस किस की होगी? एंटीजन की होगी, एंटीबॉडी की होगी, हार्मोन की होगी, प्रोटीन की होगी। तो ये इनका जो है, इसका जो है क्या करती है? वो टेस्टिंग करती है, और जब जाके जो है उसका जो है रिजल्ट देती है। कौन? एलिजा। तो ये है एलिजा। अच्छा, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक आता है हमारा, एक तकनीक आती है जिसको हम कहते हैं निम्न ताप उपयोग तकनीक। निम्न ताप, है ना, निम्न ताप उपयोग तकनीक। तो इसमें क्या होता है? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसमें लगभग -16 डिग्री से, -16 डिग्री सेल्सियस, यानी -16 से और +16 तक, इनके बीच में तापमान के बीच तापों का प्रयोग किया जाता है ना। उसके प्रयोग करते हुए पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है। यानी टेम्परेचर क्या रखा जाता है? जनरली -16 से लेकर के +16 तक जो टेम्परेचर होता है, उसमें जो है पदार्थों को, खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको परिरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है उनको, है ना। तो ये कौन सी होती है? निम्न ताप उपयोग तकनीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, देखिएगा क्या क्या होता है, समझ ले इसको अच्छे से। एक होता है हमारा रेफ्रिजरेशन, और दूसरा होता है हमारा फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर क्या होता है। बस यहीं रोक लेते हैं ना। चलिए, अच्छा, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, यानी एक होता है हमारा प्रशीतन हो गया, एक हो गया हिमीकरण, यानी एक नॉर्मल ठंडा, और एक जो है बहुत चिल्ड, जिसे कहते हैं बहुत ठंडा, फ्रीज हो गया, जम गया। तो जैसे हम उसमें देखते हैं ना अपने, मतलब फ्रिज में दो चीजें होती हैं। तो हम जो जनरली देखते हैं वो जो एक बड़े से बॉक्स में सब्जी वगैरह रखी जाती है, एक तो वो होती है, और एक आपने देखा होगा जिसमें छोटा सा एक बॉक्स होता है लगा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजर। क्या फ्रीजर में रखते हो सामान। तो फ्रीजर क्या होता है? तो फ्रीजिंग का मतलब होता है वहां पर चीजें और ठंडी, मतलब जल्दी हो जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है? ज्यादा ताप, मतलब उसमें जो तापमान है बहुत कम होता है ना। तो वहां पर, तो उसका जो टेम्परेचर देखना वो कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर हम वहां पर बात करते हैं तो वो हिमीकरण कराता है। उसमें -16 से लेकर के -2 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, इस तकनीक में जो हमने निम्न ताप पर बात की।
इसमें क्या होता है, इसमें सामान्यतः फल एवं सब्जी, मांस, मछली, पेय पदार्थ को बर्फ बनाकर रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यानी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको बर्फ बनाकर रखा जाता है इस तकनीक के माध्यम से। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है -2 डिग्री से लेकर के +16 डिग्री तक टेम्परेचर इसमें जो होता है नॉर्मल रहता है ना, ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 16 डिग्री के आसपास मैक्सिमम रख सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें दो चीजें होता है, एक होता है कूलिंग और दूसरा होता है हमारा चिलिंग। अब कूलिंग और चिलिंग में अंतर देखो, तो सामान्यतः कच्चे फल एवं सब्जी का शीतलन संग्रहण में रखा जाता है। अब ये कूलिंग में क्या होगा, सामान्यतः कैसे, कच्चे फल हैं, भाई कच्चे फल रखते हैं ना हम लोग, कच्ची सब्जियां हैं, उनका शीत संग्रहण होता है, यानी कोल्ड स्टोरेज में हम जो यूज करते हैं वो हम कर लेते हैं। तो उसका तो टेम्परेचर होता है हमारा -2 से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस के, ये जो प्रक्रिया है इसमें चलती है ना। अब इसमें क्या होता है, देखिए अधिकतम जो है इसकी अवधि जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी अधिकतम अवधि होती है 2 से 3 महीने तक ये काम कर लेता है सामान्यतः। अगर हम बात करते हैं चिलिंग, ठंडा, शीतल, एकदम शीतल, इससे भी वो ठंडा हो जाता है। सामान्यतः पके हुए फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पेय आदि शीघ्र नष्टकारी पदार्थों का शीतलन किया जाता है, यानी इनको और ठंडा, यानी ये क्या है, कम ठंडा, इससे और ठंडा, ये और इससे ठंडा, तो हम कह सकते हैं ये मिडिल वाला है। और इसको जो है ऐसी चीजें जो सब्जी, पकी हुई सब्जी होती है, पके हुए फल होते हैं, पका हुआ मांस होता है, मछली होती है, अंडे, दूध, इस तरह से जो खाद्य पेय पदार्थ होते हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर इस प्रक्रिया में यानी चीलिंग में रखा जाता है। और इनका जो अधिकतम 1 सप्ताह तक इसको रख सकते हैं खाने पीने की चीजों को, यहाँ पर कच्चे हैं और यहाँ पर जो है पके हुए हैं, है ना। तो ये होता है। आगे देखेंगे हम, ये तकनीक आ गई हमारी अब उच्च ताप, है ना, उच्च ताप उपयोग तकनीक। तो यहाँ पहले क्या थी, लो, निम्न, अब यहाँ पे क्या है, उच्च। इसमें लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 121 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ताप का प्रयोग कर क्रमशः गर्म ठंडा कर बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सामान होता है पहले इसको गर्म किया जाता है, कितने से कितने डिग्री तक, 75 डिग्री से लेकर के 121 डिग्री तक। सामान्यतः इसको इतने यानी 120-21 मान लो, यानी 75 से लेकर 120 डिग्री 21 तक जो है इसको पहले गर्म किया जाएगा, उसके बाद जो है इसको नॉर्मल ठंडा करके डिब्बों में बंद कर दिया जाएगा। जो डिब्बा बंद पदार्थ मिलेंगे आपको, यूज होते ना शहरों में, आपने देखा होंगे बहुत सारी चीज जो सामान आते हैं डब्बे में बंद आते हैं, जैसे हमारे रसगुल्ला है, और रसगुल्ला हम दुकानों पे देखते हैं नॉर्मल मिलता है, लेकिन हम जब शहरों में देखते हैं वो डिब्बे में बंद आता है ना, होता है कि नहीं होता। दूध आपने देखा होगा, तो उनको जो है दूध हुआ, डिब्बे, ये खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो डिब्बे में बंद आती है, तो उनका जो टेक्निक है वो यहाँ पर है उच्च ताप उपयोग तकनीक का, यूएसटी मतलब यूज्ड हाई टेम्परेचर वाली जो तकनीक है उसको कहते हैं। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर होता है 75 से लेकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अब उसका होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिएगा, इसमें 3 चीजें हैं, कैसे, एक होता है हमारा, अगर हम बात करते हैं ये वाली, एक तो ये होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम, और आपको दिखाई दे रहा है, एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर इसको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्या होता है उसमें, पाश्चुरीकरण होता है, उसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। यानी अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम नीचे का तापमान अगर हम उसमें यूज कर रहे हैं 75, 80 ऐसा करके, तो वो जो हमारा टेम्परेचर यूज होगा उसे हम कहेंगे पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है, विकृत सूक्ष्म जीवी, जो विकृत सूक्ष्म जीवी होते हैं उनके क्या करता है, नष्ट कर देता है ना, पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसमें मुख्यतः दूध होता है, फल या रस का क्रमशः गर्म करता है, ठंडा करता है, फिर उसको बंद कर देता है ना। क्या करेगा, यानी पहले उसको गर्म करेगा, फिर ठंडा करेगा, फिर उसको डब्बा में बंद कर देगा। लेकिन उनका टेम्परेचर क्या रहता है, सामान्यतः 100 डिग्री से कम में उसको काम यूज किया जाता है, और इस तरह से उसको प्रयोग करते हैं। तो फलों के रस होंगे, आपने देखा होंगे रस का डब्बा, है ना, या दूध है, दूध का, तो गर्म करते हैं पहले उसको, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसको डब्बे में बंद कर देते हैं। डब्बे में एक स्पेशल डब्बा होता है, हम डब्बा का देखेंगे, चैप्टर आएगा हमारा, वो भी देखेंगे। अच्छा, एक होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा, और फिर उसको जो है ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद में फिर उसको डब्बे में बंद करके पैड कर दिया जाता है, फिर उसको जो है सप्लाई के लिए भेजा जाता है। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं विवर्णीकरण या फिर ब्लांचिंग कहते हैं इसको, ब्लांचिंग अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फल एवं सब्जियों को क्रमशः गर्म
ठंडा और बंद कर दिया जाता है। देखिए होता इसमें भी वही है, अंतर क्या है, अंतर यह है इसका जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और सामान्यतः इसमें क्या होता है, देखिए इसमें दूध भी शामिल है, इसमें दूध शामिल सामान्यतः नहीं होता है। इसमें फल और सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें दूध भी है, फल रस है। इसमें क्या है, फल सब्जी है, और इसमें क्या है, दूध है, फल रस है। इसमें ऐसे मतलब जेली टाइप का प्रयोग है। इसमें क्या है, फल और सब्जियां हैं, जो कच्चे फल मान लीजिए डब्बे में बंद करिए और बेच दिए, तो ऐसे होते हैं। या अचार वचार देखा होगा ना आपने, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं तो ये होते हैं, है ना। अच्छा, एक होता है हमारा एक ये होता है तीसरा वाला, जिसको हम 100 डिग्री से लेकर के 121 डिग्री के बीच के जो है तापमान पर उसको पहले गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करके उसको फिर डब्बे में पैक कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, निर्जीवीकरण कहते हैं इसको, हिंदी में निर्जीवीकरण और इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेरिलाइजेशन, है ना। ये क्या करता है, सभी सूक्ष्मजीवी होता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर विकृत सूक्ष्मजीवी जो हमारे हानिकारक है उनके लिए, लेकिन यहाँ पर क्या कर देता है, सभी सूक्ष्मजीवी के लिए काम करता है ये। और इसमें फल सब्जी पेय पदार्थ को क्रम से पहले ठंडा गर्म किया था, फिर उसके बाद ठंडा करके डब्बे में बंद कर दिया था। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है हमारी ये होती है हाई टेम्परेचर वाली। हाई टेम्परेचर में मतलब 75 डिग्री से लेकर के 121 डिग्री के बीच में जो है यहाँ टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम यहीं पर रोकते हैं इसके लिए। तो देखिए जैसे हमने बताया कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी और भी है विज्ञान के जो सामान्य विज्ञान के जो मुख्य सिद्धांत है उनकी हम बात करेंगे। कुछ सिद्धांत हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तक के लिए मैं मतलब जो हमारी अगली वीडियो है यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो मैं यहीं पर जो है विराम करूँगा। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।